हेलो बच्चों, हम लोग हिंदी थर्ड की बुक में जगदीश चंद्र बोस पाठ पढ़ रहे हैं। इसमें आज यहाँ से पढ़ना है कि आगे की पढ़ाई के लिए जगदीश को कलकत्ता भेजा गया। साइंस में उन्हें विशेष रुचि थी, इसलिए बीएससी की परीक्षा में वह अच्छे अंकों से पास हो गए। डॉक्टरी पढ़ने के लिए उन्हें इंग्लैंड भेज दिया गया, परंतु वह वहाँ पहुँचे तो पता चला कि भारत में की गई पढ़ाई वहाँ डॉक्टरी में प्रवेश करने के लिए काफ़ी नहीं है, इसलिए उन्हें वहाँ की बायोलॉजी और जियोलॉजी की डिग्री लेनी पड़ेगी। तो आगे की पढ़ाई मतलब कि इंटरमीडिएट तक की परीक्षा जब पास कर लिए तो फिर जगदीश चंद्र बोस को कलकत्ता भेजा गया। तो उनका विशेष ध्यान जो था, विशेष आकर्षण किस में था? साइंस में था। तो इसीलिए उन्होंने वहाँ से बीएससी की पढ़ाई की और परीक्षा में अच्छे अंकों से पास हुए। तो उसके बाद वे डॉक्टरी पढ़ना चाहते थे, जिसके लिए उन्हें इंग्लैंड भेजा गया, क्योंकि जिस समय वे पढ़ाई कर रहे थे उस समय भारत में शिक्षा की इतनी अच्छी सुविधा नहीं थी। इसलिए जिसको ऊंचे पद पे जाना होता था, डॉक्टरी की पढ़ाई करनी होती थी, तो उसको विदेश में जाकर के पढ़ना पड़ता था। तो उन्हें इंग्लैंड भेजा गया, परंतु जब वे वहाँ पहुँचे तो पता चला कि भारत में की गई पढ़ाई वहाँ डॉक्टरी में प्रवेश लेने के लिए पर्याप्त नहीं है। क्योंकि जो विदेशी होते थे वे भारतीयों को छोटा समझते थे। उन्हें लगता था कि भारत के जो साधन हैं वे तकनीकी साधनों से युक्त नहीं हैं, इसलिए उन्हें लगा, उन लोगों ने यह शर्त रखी कि उसके लिए इन्हें यहाँ से बीएससी की पढ़ाई करनी पड़ेगी। जब वे इंग्लैंड की बीएससी की डिग्री प्राप्त करेंगे तो उसके बाद वे डॉक्टरी में प्रवेश ले सकते हैं, अन्यथा नहीं ले सकते हैं। लंदन विश्वविद्यालय से बीएससी की डिग्री लेने के बाद वह वापस भारत लौट आए और कलकत्ता के एक कॉलेज में प्रोफेसर हो गए। तो फिर उन्होंने वहाँ से उसकी बीएससी की डिग्री ली लंदन से और फिर भारत लौट आए और कलकत्ता के एक कॉलेज में प्रोफेसर हो गए, क्योंकि उनका स्वाभिमान, उनकी देशभक्ति इस बात के लिए उनको सहमत नहीं होने दी कि वे निरंतर विदेश में ही बने रहें, और वे वापस भारत लौट आए और कलकत्ता के एक कॉलेज में प्रोफेसर हो गए। पढ़ाने के नए ढंग और नित्य नए प्रयोगों के कारण उन्होंने बहुत जल्द अपना एक विशेष स्थान बना लिया। कि उन्होंने जब पढ़ाना शुरू किया तो वहाँ पर और भी सारे प्रोफेसर थे, बहुत सारे लोग थे, लेकिन उनका जो पढ़ाने का नया ढंग था और प्रतिदिन नए प्रयोग के कारण, क्योंकि वे साइंस के अध्यापक थे, और दूसरी चीज़ कि उनके अंदर जो प्रतिभा थी कुछ सीखने की, कुछ करने की। तो कुछ लोग होते थे कि जो सिर्फ बुक से पढ़ाते थे, लेकिन वे नित्य नए नए प्रयोग करके बच्चों को समझाते थे, तो इसलिए उनका एक विशेष स्थान बन गया, लोग उनको विशेष सम्मान देने लगे। परंतु जब भारतीय होने की वजह से उन्हें अंग्रेज अध्यापकों से बहुत कम वेतन दिया गया तो उन्होंने इस भेदभाव का विरोध किया और वेतन स्वीकार करने से इनकार कर दिया। लेकिन उस समय भारत देश जो था वह अंग्रेज़ों का गुलाम था, तो भारतीयों को हर पग पग पर अपमानित किया जाता था, उनके साथ भेदभाव किया जाता था। तो उसी प्रकार वहाँ जहाँ वे प्रोफेसर हुए थे कलकत्ता में, वहाँ भारतीयों को कम वेतन दिया जाता था। एक जैसे काम के लिए ही जो अंग्रेज प्रोफेसर होते थे उनको अधिक वेतन दिया जाता था, जो भारतीय प्रोफेसर होते थे उनको कम वेतन दिया जाता था। तो जब उनसे कम वेतन दिया गया तो उन्होंने इस भेदभाव का विरोध किया और वेतन स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इनकार मतलब मना कर देना। तो उन्होंने कहा कि या तो हमें उनके बराबर वेतन मिलेगा तब हम वेतन स्वीकार करेंगे, अन्यथा हम वेतन ही नहीं लेंगे। मैं बिना पैसे के ही पढ़ाता रहूँगा, लेकिन मैं इस तरह से नहीं लूँगा, इतना भेदभाव मैं स्वीकार नहीं करूँगा। उन पर बहुत दबाव डाला गया, परंतु वह झुके नहीं और उन्होंने 3 वर्षों तक वेतन नहीं लिया और 3 वर्ष तक उन्होंने बिना वेतन के कार्य किया, लेकिन कम वेतन स्वीकार नहीं किया। क्यों? क्योंकि इससे लगता था कि उनके स्वाभिमान को ठेस पहुँचती है, उनको जो है अपमानित किया जाता है, तो इसलिए वे बिना वेतन के पढ़ाते रहे, लेकिन अंग्रेज़ों से कम वेतन स्वीकार नहीं किया। जगदीश चंद्र को नई नई वैज्ञानिक खोज करने का बहुत शौक था। वह नित्य नए नए प्रयोग करते रहते थे। उन्होंने अपने घर में ही एक छोटी सी प्रयोगशाला बनाई हुई थी। प्रयोगशाला मतलब
कि लैब, जैसे लैब में जाते हैं, लेबोरेटरी में जाते हैं, प्रयोग करते हैं, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के प्रयोग किए जाते हैं, तो उसी तरह से उन्होंने अपने घर में ही बना ली थी, एक लैब बनाई थी कि जिसमें वो नए नए प्रयोग करते थे। क्योंकि वे जितना कर रहे थे, वे प्रोफेसर होकर संतुष्ट नहीं थे, उनके अंदर वैज्ञानिक की प्रतिभा थी, तो वे कुछ करना चाहते थे, कुछ नया सीखना करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने एक लैब बनाई हुई थी जहाँ पर कि वे प्रयोग करते रहते थे। एक बार उनके घर में किसी को बिजली का एक झटका लगा, तो वह सोचने लगे कि बिजली की तरंगों में चिपका लेने वाले यह गुण क्यों और कैसे हैं, कि सामान्य मनुष्य होता है। तब तो एक बार बिजली का करंट लगा, बिजली का झटका लगा, तो उसके बाद से बिजली का तार छुएंगे ही नहीं डर के मारे। लेकिन जो वैज्ञानिक होता है वह प्रयोगों से ही सीखता है, प्रयोगों से ही वैज्ञानिक बनता है। तो उनको यह लगा, उनके घर में किसी को बिजली का झटका लगा, तो उनके मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई। वे सोचने लगे कि बिजली की तरंगों में चिपका लेने वाले यह गुण कैसे हैं। चिपका लेना मतलब वो होता है ना, जब बिजली का करंट लगता है तो वह जो है चिपका लेता है, वह व्यक्ति चिपक जाता है, और यहाँ तक कि दूसरा व्यक्ति अगर उसको छुड़ाने जाता है तो वो भी चिपक जाता है, हट नहीं पाते। तो उनको लगा कि ऐसा क्या है, इसमें ऐसा गुण क्या है, तो उसका अध्ययन करना शुरू कर दिया। इन्हीं तरंगों के द्वारा उन्हें लगने लगा कि रेडियो का आविष्कार हो जाएगा। उन्होंने बिजली के संकेतों को ईथर के मार्ग से भेजने का प्रदर्शन करके दिखाया। फिर कुछ दिनों बाद ही एक यंत्र के द्वारा बिजली के तारों के बिना ही दूसरे कमरे में रखी हुई एक घंटी बजाकर दिखाई, कि बिजली के तारों के बिना ही, क्योंकि उन्होंने रेडियो के आविष्कार के बारे में सोचा था। तो जैसे टेलीविज़न चलाते हैं हम लोग, तो उसके लिए बिजली की आवश्यकता होती है कि जब वहाँ से प्लग से कनेक्ट करते हैं तब वो चलती है, लेकिन रेडियो जहाँ रखा होता है तो उसको हम बैटरी के माध्यम से चला लेते हैं। तो इसी तरह से उन्होंने बिजली के संकेतों को ईथर के मार्ग से भेजने का प्रदर्शन करके दिखाया, और एक यंत्र के द्वारा बिजली के तारों के बिना ही दूसरे कमरे में रखी हुई घंटी बजाकर दिखाई। किसके माध्यम से? तरंगों के माध्यम से, क्योंकि उन्हें जब लगा कि इसमें इतनी शक्ति है कि वह एक मनुष्य को खींच सकती है, तो इससे बहुत कुछ किया जा सकता है। और अपने प्रयोगों के माध्यम से उन्होंने एक ऐसा यंत्र बनाया कि जिसके द्वारा बिजली के तारों के बिना ही तरंगों के माध्यम से दूसरे कमरे में रखी हुई घंटी बज जाती थी।